everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस इन मेडिकल वर्ल्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. जैसे कि हम पढ़ेंगे इंसुलिन के बारे में, थेराप्यूटिक्स यूज क्या है बायोटेक्नोलॉजी के. ठीक है, तो आज इन सब के डिस्कशन के साथ हम हमारी नेक्स्ट डिस्कशन में कंटिन्यू करेंगे विद ट्रांसजेनिक एनिमल्स. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन, बट इससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमें अपने आप को इजीली ऐप के साथ जोड़ना कैसे है. तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे बेटा, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे जल्दी से और ऐप को कर लेंगे डाउनलोड. फोन नंबर एंटर कर देंगे अपना, और फोन नंबर एंटर करने के बाद आपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको मिलेगा बेटा एक OTP. ठीक है, तो OTP से अपना नंबर वेरीफाई कर देंगे. ठीक है, सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे. नंबर आपका जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है. आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कोर्स. दैट इज साइंस मीन्स आप सिलेक्ट कर लेंगे नीट के कोर्स के लिए, एज वेल एज योर क्लास सिलेक्ट करेंगे. कौन सी क्लास? 12th क्लास. तो जैसे आप 12th क्लास को सिलेक्ट करेंगे आप अपने आप को एनरोल करते हैं टॉपर बैच के साथ, और आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का फुल सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में, एज वेल एज DPP एज वेल एज एनोटेटेड PPT, जिसका परचेज अमाउंट है बेटा 8,999 रुपीज़. बट आप क्या कर लेंगे, फ्री इजीली कूपन कोड को करेंगे एंटर, और फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर करते ही आपको मिल जाएगा ये पूरा का पूरा कोर्स एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, तो एकदम फ्री मिल जाएगा. साथ में क्या क्या मिलेगा आपको ऐप के साथ जुड़ने पर? DPP मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, एनोटेटेड PPTs, और इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का चैप्टर. ठीक है, चलो क्या टॉपिक है आज का हमारा? वी विल डिस्कस अबाउट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स. मेडिसिन्स के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. ठीक है, चलो जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी, हम समझ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या कैसे वर्क करता है. हम बायोटेक्नोलॉजी में व्हाट वी हैव लर्नड कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके एंजाइम्स, उनके जो भी मतलब अच्छी चीज़ें हैं उनको बनाने वाली जो जीन्स को हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हैं. जो डिज़ायर्ड जीन है उसको होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करवा के हम हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ये समझा था बेटा हमने बायोटेक्नोलॉजी में. तो आज देखते हैं कि मेडिसिन के अंदर हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इस बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस को. ठीक है, चलो सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले हम ये देखते हैं जो rDNA टेक्नोलॉजी है that have made an immense impact in the area of healthcare by enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drugs. ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा सेफ. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी बेटा कि हम लोग जो वैक्सीन देते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल हम पोलियो वैक्सीन देते हैं, राइट. व्हाट इज इन दैट पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन में मतलब किसी भी वैक्सीन में व्हाट वी आर गिविंग द वीकेंड और द किल्ड डोज ऑफ द पैथोजन. वीकेंड डोज जो किसी भी तरह से अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकते, डिजीज कॉज नहीं कर सकती किसी भी रीजन से. मान लो वो जो किल्ड डोज है, वीकेंड डोज है, किसी भी वजह से मान लो वो पूरी तरह से इफेक्टिव ना हो और किसी भी बॉडी के अंदर जाके जहाँ भी हम ह्यूमन बॉडी को वैक्सीन दे रहे हैं वो एक्टिव हो जाए और हो सकता है पैथोजन अपना इफेक्ट दिखा दे. दैट इज रिस्की, हालांकि कम होता है रिस्क. तो हमने ये देखा था कि व्हाट वी कैन मेड, वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एडिबल वैक्सीन्स. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी पैथोजन के अंदर वो जो उसकी प्रोटीन है उसको बनाने वाला जो जीन है, जब हम उसको आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके अगर हम उसको किसी भी एडिबल चीज़ के अंदर जैसे बनाना के अंदर हम पेशेंट को दे दें तो बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी. दैट इज नोन एज द एडिबल वैक्सीन. तो वो बहुत हद तक सेफ है, सिक्योर है, ज़्यादा इफेक्टिव है. तो इसी तरह से हमने ये देखा कि जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक है
वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस करते, एज इज कॉमन इन द केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट जिनको आइसोलेट किया जाए अगर फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज से। मतलब कि मान लो हम किसी और एनिमल के या ह्यूमन के अलावा अगर हम किसी और सोर्स से वो जो ड्रग्स है, ये जो वैक्सीन है, जो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं या देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी ह्यूमन को, तो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से आने वाली हर चीज़ क्या होगी बेटा, ह्यूमन बॉडी के लिए दैट इज़ फॉरेन। तो जिसके बॉडी के अंदर फिर जाते ही इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी बॉडी। ठीक है, मतलब एक तरह से ये सिंपल भाषा माने कि बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, राइट। तो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स से क्या होगा, वो जो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज है ये। अब आज की डेट में हम कम से कम 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डेवलप कर चुके हैं जिनको अप्रूव किया जा चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द ह्यूमन यूज, जिसमें से 12 की जो प्रेजेंटली जो मार्केटिंग है वो कहाँ होती है बेटा, इंडिया के अंदर। कहाँ होती है, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स बनवा रहे हैं, दैट इज दे आर मोर सेफ एंड इफेक्टिव। अब देखो, जैसे कि हम बात करें अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है बेटा, इंसुलिन लेना पड़ता है रेगुलर टाइम्स पर, राइट। अब हमें पता है कि इंसुलिन कौन बनाता है, पेनक्रियास बनाएगी। पेनक्रियास के बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस वो क्या करते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का रोल कहाँ है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। अगर वो इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो ग्लूकोज क्या होगा बेटा, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, मतलब ब्लड में ही रहेगा, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। What would a diabetic patient do if human insulin was not available? देखो, अब पैनक्रियाज ने वर्क करना कर दिया बंद, जिसकी वजह से इंसुलिन बन नहीं रहा है। जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो बताओ वो पेशेंट जिसको जो ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, मतलब डायबिटीज हो गया उसको, तो अब वो क्या करे, कहाँ से लाए वो इंसुलिन, तो क्या होगा, डायबिटीज से डेथ हो जाएगी पेशेंट की, राइट। सो if you discuss this, you would soon realize that one would have to isolate and use insulin from other animals. तो आप क्या सजेशन दोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ये बोलोगे ऐसा करते हैं मैम कि जो पैनक्रियाज है हम, मतलब बाकी सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी है और एनिमल्स के अंदर है, ऐसा करते हैं हम उन एनिमल से पैनक्रियाज लेते हैं और ह्यूमन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। बट क्या होगा, वही इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा, राइट। वुड दिस इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स, क्या वो उतनी इफेक्टिव होगी जितना कि ह्यूमन बॉडी खुद जब सिक्रीट करती है तब वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। एंड वुड इट नॉट एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल देगी। ह्यूमन बॉडी क्या करेगी बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि बाहर से कोई चीज अंदर जा रही है, फॉरेन है, फॉरेन मटेरियल को इम्यून सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड करता है, राइट। ओके, नाउ इमेजिन करो अगर हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरियम अवेलेबल हो दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन, मजा ही आ जाएगा। अगर एक बैक्टीरियम के अंदर आप ह्यूमन इंसुलिन बनवा पाए तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। हम उस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं हम उनको वो इंसुलिन एडमिनिस्टर कर देंगे। Suddenly the whole process becomes so simple. You can easily grow a large quantity of bacteria और इतनी ज़्यादा इंसुलिन बना सकते हो जितनी आपको ज़रूरत है। Think about, क्या ये इंसुलिन ऑरली दी जा सकती है? सोच के देखो what will happen whether insulin can be orally administered to diabetic patients or not। और NCERT ये भी पूछ रही है कि why। देखो बेटा, अगर ओरली देनी होती हमें, है ना, तो ओरल तो वही होगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनेगी इंसुलिन, ठीक है। रास्ते में HCl और स्टमक के अंदर HCl मिलेगा और यू नो कि पैनक्रियास से इंसुलिन इज रिलीज्ड, ठीक है। तो पैनक्रियास तो काम कर नहीं रही है, अगर आप ओरली देते हो तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनेगी अगर, तो बेसिकली इसका जो एक्शन है वो कहाँ से आता है बेटा, पैनक्रियास से। जब वो पैनक्रियाटिक जूस इज गिवन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ जाके इसका एक्शन होगा। तो हमें हमारे पास
वो चीज़ नहीं है कि हम पेशेंट को ऑरली एडमिनिस्टर कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसको क्या देना पड़ेगा, पेशेंट को डायरेक्ट ब्लड के अंदर देनी पड़ेगी बेटा इंसुलिन, ठीक है, ताकि वो ग्लूकोज जो है जो डाइजेशन के बाद आया है फूड से, उसको इंसुलिन की हेल्प से डाइजेस्ट किया जा सके। तो ब्लड के अंदर डायरेक्टली एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी हमें इंसुलिन। ओके, तो क्या करें, ह्यूमन इंसुलिन कहाँ से लाएं? तो हमें क्या करना है बेटा, इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज पहले हम करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे स्लॉटर्ड एनिमल से, है ना, स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग से हम इनको उनकी पैनक्रियाज से हम इंसुलिन बनवा रहे थे। बट प्रॉब्लम वही आ रही थी बेटा, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बॉडी जो है उसको रिजेक्ट कर देती है। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज्ड सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। इम्यून रिस्पॉन्स अगर जनरेट हो गया तो एलर्जी और दूसरे टाइप के रिएक्शंस जनरेट हो जाएंगे टू दैट फॉरेन प्रोटीन, राइट। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ, बेसिकली इंसुलिन है क्या, इसके अंदर बेटा दो चेन्स होती हैं, टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज चेन ए एंड चेन बी, विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय सी चेन। देखो अगर ये चेन ए है, ठीक है, और ये चेन दूसरी चेन हमारी बी है, अब ये जुड़ी हुई है बाय चेन सी से, ठीक है। और इंसुलिन बॉडी के अंदर ना इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, इंसुलिन बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म की होती है, जिसको कि एक्टिव करवाना पड़ता है इस सी चेन को हटवाकर। जैसे ही इस सी चेन को हटाते हैं, ये क्या है बेटा, प्रो इंसुलिन, दिस इज प्रो इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन से अगर सी चेन में हटवा दूं तब जाके ये बनती है, दो चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन अगर मैं करवा दूं तब ये बनेगी इंसुलिन, ठीक है, विच आर ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। मतलब बेसिकली क्या है, जो एक्टिव इंसुलिन है इस सी चेन को अगर मैं हटा दूं और बीच में मैं डेवलप करवा दूं डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, तब जाके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तब जाके ये बनती है आपकी इंसुलिन, ठीक है। चलो अब हमें पता है, अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है वो देखते हैं अभी, एक सेकेंड। ओके, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, insulin is synthesized as prohormone, that means like a proenzyme, the prohormone also need to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone, ठीक है। Okay, which contains an extra stage called the C peptide. तो दो चेन के बीच में C peptide, that is proinsulin, right, that is a proinsulin. The C peptide is not present in mature insulin. Mature insulin के अंदर ये C peptide नहीं होता है और इसको रिमूव किया जाता है during maturation into insulin. ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। प्रो इंसुलिन C peptide चेन के साथ दो चेन्स हैं, C चेन को हटवा दो, दो चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन करवा दो, तब वो क्या बन जाएगी बेटा, मेच्योर इंसुलिन, राइट, लाइक दिस। दिस इज चेन ए, दिस इज चेन बी, ठीक है, और इनको ज्वाइन करवाने वाली ये दैट इज बी सेल पेप्टाइडर्स, दिस इज इंसुलिन, इसमें जब सी चेन हट जाएगी। दिस इज फ्री, ग्रे कलर वाली क्या है बेटा, सी पेप्टाइड है, राइट। और अब देखो चेन ए चेन बी, बीच में इनके कौन से बॉन्ड है, दीज आर डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड दिस इज इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन, राइट। ओके, अब देखो, अब मेन चैलेंज क्या था उस टाइम पे कि हम इस सी चेन को कैसे हटवाएं, हम इस, क्योंकि बॉडी में तो नेचुरल प्रोसेस है, दो चेन्स के बीच में सी पेप्टाइड चेन जब एक्टिव होगा तो सी चेन हट जाता है। अब बाहर कैसे करें, बाहर कैसे करें। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक was getting insulin assembled into a mature form, ठीक है, ये हमारे लिए चैलेंज था। एक 1983 में आती है बेटा एक कंपनी, नाम क्या है उसका, एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है। उसने दो डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, किसको कॉरेस्पॉन्ड करते हुए, चेन ए और चेन बी, दोनों क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन को बनाने वाली क्या है बेटा, जीन है। तो जीन है, तो जीन से उन्होंने क्या किए, डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लास्मिड ऑफ ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन्स।
अब हमें पता है प्लास्मिड के साथ जब हम ज्वाइन करवा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो जीन्स तैयार हो जाएंगी जो इन चेन ए और बी को प्रोड्यूस करेंगे। फिर चेन ए और बी को हमने सेपरेटली हमने इनको बनवाया, चेन ए को अलग बनवाया, चेन बी को अलग बनवाया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया और कंबाइन कर दिया, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को डेवलप करवाकर क्या बन गई, इंसुलिन। अब वही इंसुलिन कैसे दी जाती है पेशेंट्स को, थ्रू देयर इंसुलिन इंजेक्शंस, ठीक है। कंपनी का नाम एली लिली, ठीक है, 1983। और ये जो इंसुलिन बनाएगी दैट इज ह्यूमुलिन बोला उसको। ह्यूमन से जो इंसुलिन बनता है उन चेन्स को किया सेपरेट। चेन्स क्या है बेसिकली बेटा, जीन्स प्रोटीन से जीन्स है वो चेन बनवाई सेपरेटली और उन चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्ट करके क्या बनवा दी, मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। चलो ये तो की बेटा हमने इंसुलिन कैसे बनती है बायोटेक्नोलॉजी से। अब इज इट पॉसिबल कि अगर कोई जीन डिफेक्टिव है तो हम उस जीन को रेक्टिफाई कर दें? यस, इट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इफ अ पर्सन इज बॉर्न, हम बात करने जा रहे हैं बेटा जीन थेरेपी की, हम बात करने जा रहे हैं जीन थेरेपी जिसका पर्पस है टू रेक्टिफाई द डिफेक्टिव जीन, राइट। इफ अ पर्सन इज बॉर्न विथ हेरिडिटरी डिजीज, कोई भी हेरिडिटरी डिजीज है, कैसे होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। कैन करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिजीज? यस ऑफ कोर्स दैट कैन बी। जीन थेरेपी एक वही अटेम्प्ट है ऐसा करने का, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ मैथड्स दैट अलाउज द करेक्शन ऑफ जीन इफेक्ट। कुछ ऐसे मैथड्स जिसके थ्रू हम डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर देंगे, that has been diagnosed in a child or embryo, right? जीन्स को इंसर्ट कर देंगे एक पर्सन के सेल्स में। कौन से सेल्स लेंगे, कौन से सेल्स लेंगे, जहां भी उन जीन डिफेक्टिव है, और टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट involves the delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function and compensate for the non-functional genes। क्या करना हमें, देखो सपोज ये हमारे पास जीन है, जीन मतलब डीएनए सेगमेंट है, इसका मान लो ये वाला पार्ट हमारे पास डिफेक्टिव है। हम इस पार्ट को अलग करके इसकी जगह पर हम नॉर्मल वाली जीन को अगर इंसर्ट कर दें चाइल्ड के सेल्स के अंदर या एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर अगर हम कर दें तो दैट विल गिव अस द नॉर्मल जीन। और ऐसा किया गया, किसके ऊपर किया गया बेटा, दिस गर्ल दैट इज अशांति डिसिल्वा। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई वो दी गई इस बच्ची को, अशांति डिसिल्वा को, राइट। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990, याद रखेंगे ईयर को, टू अ 4 years old गर्ल, अब तो बड़ी हो गई होगी, with adenosine deaminase deficiency, adenosine deaminase deficiency, severe combined immune सिस्टम जो है उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है। ये जो एंजाइम है दिस इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज। और जो डिसऑर्डर है किस वजह से होता है, डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। एंजाइम का नाम याद रखोगे, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की वजह से, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है दैट इज इफेक्टेड, ठीक है। इन सम चिल्ड्रन एडी डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या होगा, इम्यून सिस्टम का पार्ट कौन है बेटा, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अगर ये एंजाइम नहीं बनता है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम इज डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी हो जाती है इम्यून सिस्टम की, मतलब लिम्फोसाइट्स जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है वो काम नहीं करेंगे। तो इम्यून सिस्टम के डिस्टर्ब होने का पर्पस आप समझ सकते हो, कोई भी छोटी से छोटी भी अगर प्रॉब्लम होगी तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी, ठीक है, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो। और तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसमें, ताकि जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बन सके। टाइम टू टाइम इसको रिप्लेस करना, ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इन सेल्स को।
इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम, या फिर एक काम करो, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते रहो ताकि टाइम टू टाइम हम क्या कर सके, नॉर्मल इम्यून सेल्स बनवा सके, या एक काम करो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दो इन विच फंक्शनल एडीए, अब इस एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी है तो ये एंजाइम नहीं बन रहा जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम वीक है, तो आप एक काम करो ये एंजाइम भी दे सकते हो, ठीक है, ओके, टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन से ये एंजाइम दे दो ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करता रहे। बट ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बट the problem with both of these approaches is that they are not completely curative, पूरी तरह से ये एक तरह से इलाज नहीं है, टाइम टू टाइम हमें रिप्लेस करना पड़ेगा बोन मैरो को और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। तो एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी लिम्फोसाइट्स लिए गए बेटा, कहाँ से लिए गए, ब्लड ऑफ द पेशेंट, और उन लिम्फोसाइट्स को कल्चर किया गया, ठीक है, कल्चर किया गया आउटसाइड द बॉडी, और एक फंक्शनल एडिनोसिन डीएमिनेज cDNA, एक ऐसा डीएनए बनवाया गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग रिट्रोवायरल वेक्टर। क्या होता है बेटा रिट्रोवायरल वेक्टर, आरएनए। हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर जब हमें कोई भी जीन ट्रांसफर करनी है तो हम उसके लिए रिट्रोवायरल का यूज करते हैं, दैट इज आरएनए कंटेनिंग वायरस। तो उसको इंट्रोड्यूस किया गया बेटा, एक रिट्रोवायरल की हेल्प से हमने ये डीएनए बनवाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडीए cDNA, और इसको लिम्फोसाइट्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। लिम्फोसाइट्स के अंदर हमने एडीए cDNA डाला, पेशेंट को वापस कर दिए वो वाले सेल्स। अब क्या होगा, वो लिम्फोसाइट्स क्या बनाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। However, अब ये जो सेल्स ऐसा तो नहीं कि कभी खत्म नहीं होंगे, दे आर इमॉर्टल, दे आर नॉट इमॉर्टल। तो पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स देने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। बट अगर ये लिम्फोसाइट्स विद करेक्टिव जीन, अगर हम जीन को आइसोलेट कर दें फ्रॉम मैरो सेल से, बोन मैरो के सेल से, और एडीए बनवाकर इनको प्रोड्यूसिंग एडीए बनाने वाले सेल्स को is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a permanent cure। मतलब सिंपल सा, जीन को आइसोलेट करो, जो ये एंजाइम को बनाने वाली जीन है उसको अर्ली एम्ब्रियोनल स्टेज के अंदर सेल्स के अंदर इंसर्ट कर दो, ताकि जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे होगा तो जब जाइगोट डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे अब क्या होगा, सारे सेल्स के पास वो वाले जीन्स जाएंगे, तो जिससे हम इस प्रॉब्लम को परमानेंटली दूर कर सकते हैं, राइट। देखो पेशेंट के हमने टॉक्सिक लेवल ऑफ एडिनोसिन प्लस डीऑक्सी, ये इसके टी सेल्स हैं, ठीक है, इम्यून सेल्स, टी सेल्स को हमने कल्चर किया, राइट, और उसके बाद डिफेक्टिव एडीए जीन और न्यूक्लियस है इसके अंदर, और हमने क्या किया, टी सेल्स के पास अब हमने इंसर्ट कर दिया कौन सा, एडीए cDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब जब ये सेल्स करेक्टेड एडीए जीन वाले सेल्स जब ग्रो करेंगे तो पेशेंट के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग इम्यून सिस्टम की शुरू हो जाएगी, राइट। इसमें आपको याद क्या रखना है कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे ये ट्रीटमेंट दिया जाए तो इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। You know that for effective treatment of disease, अच्छा अब हम आगे हैं, हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ लिया, हमने जीन थेरेपी के बारे में समझा, अब हम बात कर रहे हैं अगर बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं बेटा, जैसे कि एड्स हो गया, है ना, तो क्या होता है, बहुत सारी डिजीजेस के जो सिम्टम्स हैं वो हमें कब पता लगते हैं, जब डिजीज अच्छी तरह से बॉडी के अंदर फैल चुकी होती है, और उस टाइम पे जैसे कैंसर के बारे में लोगों को नहीं पता लगता है, एड्स के बारे में नहीं पता लगता, तो उस स्टेज पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डिजीज के सिम्टम अर्ली स्टेजेस पे ही पता लग जाए तो क्या हम ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकते अर्ली, तो हम उस ट्रीटमेंट से पेशेंट की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए that is known as application in molecular diagnosis, ठीक है। You know that for the effective treatment of a disease, early diagnosis और इसकी पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो पहले जल्दी टाइम से डायग्नोस कर लो, दूसरा इसकी जो पैथोलॉजी है, उसकी जो फिजियोलॉजी है वो कैसे डेवलप कर रहा है वो पैथोजन बॉडी के अंदर, उसको समझ ले अगर हम, तो शायद हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड हैं, जो पुराने मेथड्स हैं हमारे पास, जैसे कि सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, उनके अंदर क्या होता है बेटा, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो वहाँ पे कब होगा, जब बॉडी के अंदर पूरा का पूरा पैथोजन डेवलप हो चुका है, तब हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ चुके हैं हम, व्हाट इज पीसीआर, और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, दैट इज एलिजा। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो सर्व करती हैं पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो इन टेक्निक्स की हेल्प से आप डिजीजेस को बॉडी के अंदर फैलने से पहले ही बता सकते हो कि यस देयर इज सम प्रॉब्लम, ताकि हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये क्या है, पैथोजन है, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड। कब हमें डाउट होगा कि कोई बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है या वायरस इन्फेक्शन है, जब पैथोजन ने वो डिजीज सिम्टम प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, बाय दिस टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी, राइट। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस, जब डिजीज के सिम्टम भी विजिबल नहीं होते हैं, हम उस बहुत सारी लो कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हम उनके न्यूक्लिक एसिड, दैट इज जेनेटिक मटेरियल को अगर एम्पलीफाई कर दें, एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। पीसीआर हमने पढ़ा है कि थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हमने पढ़ा कि अगर छोटा सा सेगमेंट भी है ना डीएनए का, हम उसको बिलियन टाइम्स इंक्रीज करके स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अंदर हमने देखा। दिस इज द पीसीआर थर्मोसाइक्लर, और इसके अंदर हम एक तरह से पूरा का पूरा डीएनए की कॉपीज, मतलब रेप्लिकेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं थ्रू दिस पीसीआर। ठीक है, चलो अब क्या आप बता सकते हैं कैसे पीसीआर डिटेक्ट कर सकता है वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? सिंपल, हमने पढ़ा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, छोटे से डीएनए पीस को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, एम्पलीफाई करवा सकते हैं, बहुत सारा डीएनए बनवाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। अब ये रूटीन चेकअप का रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। अगर किसी को डाउट है कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स बट वो श्योर नहीं है, और क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आए हैं, बिकॉज वेरी अर्ली स्टेजेस की बात हो रही है, तो उस टाइम पे पीसीआर रिएक्शन से हम जो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई करके हम स्टडी कर सकते हैं और पेशेंट का टाइमली ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है। कोरोना टाइम में बेटा आपने देखा होगा पीसीआर रिएक्शन, पीसीआर से ये पता लग सकता था कि क्या वो पर्सन कोरोना से अफेक्टेड है या नहीं है। सबसे ज्यादा नाम आपने सुना होगा पीसीआर टेस्ट का। ठीक है, ओके, अब ये जो पीसीआर है किसे यूज कर सकते हैं? डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स। सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी हमें पता है जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके जो जीन्स हैं दैट कैन बी म्यूटेटेड टू कॉज कैंसर। ठीक है, तो अब म्यूटेटेड जीन्स को भी हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से बता सकते हैं। इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जब हम ये पढ़ते हैं कि म्यूटेटेड जीन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए है। याद करो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जब हमने प्रॉब्स यूज किए थे, रेडियो एक्टिव प्रॉब्स जब हमने यूज किए थे, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ लाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए को हम टैग कर देंगे रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और उस रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब। दैट इज प्रॉब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव प्रॉब्स है। वो प्रॉब क्या करेंगे? जिस डीएनए फ्रैगमेंट से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे वहां जाके बाइंड कर जाएंगे और हम उनको अलग कर लेंगे। DNA in a clone of cells followed by detection using autoradiography। ठीक है, तो क्लोन के पास क्या होती है बेटा? म्यूटेटेड जीन्स हैं
will hence not appear on the photographic film। जो म्यूटेटेड जीन्स होंगी वो अपीयर नहीं होंगी, जो नॉर्मल जीन्स होंगी उसके लिए हमारे पास आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव प्रॉप्स हैं, तो वो जाके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जाके बाइंड कर जाएंगे, बिकॉज द प्रॉप के पास कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स नहीं है, टू म्यूटेटेड जीन्स के लिए नहीं है, नॉर्मल जीन्स के लिए हैं। तो अगर आप ऐसे किसी पेशेंट को टेस्ट करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री रेडियो एक्टिव प्रॉप्स की हेल्प से, मतलब नॉर्मल जीन्स के साथ जाके कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रॉप है वो बाइंड कर जाएगा, म्यूटेटेड जीन के साथ जाके बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप आइसोलेट कर सकते हो म्यूटेटेड जीन्स को और उनको स्टडी कर सकते हो। ऐसे ही एलिजा है बेटा, एलिजा किस बेसिस, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन बाय अ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। एंटीजन क्या होगा? या तो उस पैथोजन की प्रोटीन्स होंगी या ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी, राइट, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन, या जो बॉडी के अंदर पैथोजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है उनसे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की हेल्प से आप एलिजा टेस्ट कर सकते हो, और एलिजा टेस्ट से आप बता सकते हो, अर्ली डायग्नोज कर सकते हो स्पेशली एड्स जैसे पेशेंट्स को, ठीक है। तो विद दिस हमने क्या देखा बेटा? मेडिसिन के अंदर हमने इंसुलिन के बारे में देखा, कैसे हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रिपेयर किया, हमने डिफेक्टिव जीन्स को करेक्ट करने के बारे में देखा, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हमने देखा, अर्ली हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं डिजीजेस को, ठीक है। तो नाउ इट्स अ टाइम टू आंसर सम क्वेश्चंस, तो जल्दी से आंसर देंगे। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स और प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज? सिंपल सी बात, अगर नॉन ह्यूमन सोर्सेज से आप कोई यूज़ करते हो दैट विल जनरेट द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, अनवांटेड, है ना। तो हाँ, दे डू नॉट इंड्यूस, एडवांटेज देखते हैं ना हमें रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स की, तो ये क्या है? डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है। आगे आ जाओ। Why is it preferable to produce human insulin using a bacterium through recombinant DNA technique? क्या ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है? नहीं। बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस इंसुलिन? नो। मेच्योर वे में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया प्रोडक्शन allows for easy growth of large quantity of insulin? No. Bacterial insulin does not elicit an immune response in the human body. बैक्टीरियम के अंदर हमने ह्यूमन वाली इंसुलिन बनवाई है, कैसे? चेन्स ए और चेन्स बी को सेपरेटली हमने डेवलप करवाया है, ठीक है। उनकी जीन्स को आइसोलेट करके बैक्टीरियम की बॉडी के अंदर डाल के उन जीन्स से हमने चेन्स को सेपरेटली बनवाया है और उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा है। तो वो जो चेन है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के अंदर बनाने वाली चेन्स को की जो जीन्स से बनी है, ठीक है। तो इसलिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। आगे देखो, what was the main challenge faced in the production of insulin using recombinant DNA technique? मेन चैलेंज क्या था? दो चेन्स को बेटा हमें मतलब एक्टिव फॉर्म में चाहिए था, असेंबल करना था इंसुलिन इनटू अ मैच्योर फॉर्म। हमने क्या पढ़ा? बॉडी के अंदर क्या होती है बेटा? प्रो इंसुलिन, ए और बी चेन सी पेप्टाइड से जुड़ी होती हैं। तो जब मैच्योर इंसुलिन बनती है तो सी पेप्टाइड हट जाती है। यही सबसे मुश्किल काम था, कैसे हम ए और बी चेन को मैच्योर फॉर्म के अंदर असेंबल करें, ठीक है। ओके, नो, तो आंसर इज डी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। Okay, which hereditary disease was the first to be treated using gene therapy in 1990? Gene therapy ADA, adenosine deaminase deficiency। अभी हमने पढ़ा 4 years की गर्ल्स पे शांति डिसिल्वा, जिसके ऊपर ये थेरेपी की गई। Which technique allows the detection of very low amount of DNA
such as in the early stages of diseases before visible symptoms appear। थोड़े से DNA को हम कैसे एम्पलीफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास है बेटा एम्पलीफिकेशन के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट? तो विद दिस we have completed with the application of biotechnology in medicine। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंसुलिन के बारे में पढ़ना है, आपको जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है, आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में पढ़ना है। सो नाउ इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।